ऑफ हो जाए, दिख तो रही होगी। चलो ओके, तो पावर्स ऑफ गवर्नर डिस्कस करना है। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल चीज समझते हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर में अंतर क्या है? हु इज मोर पावरफुल, प्रेसिडेंट या गवर्नर? नो, इट इज गवर्नर। कीप इन माइंड, गवर्नर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। अब समझो कैसे। देखो, दो तरह की पावर होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। एक वर्ड होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। अगर हम यहां पे बॉक्स को टिक करें गवर्नर में, तो तीनों बॉक्स टिक हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास तीनों तरह की पावर्स हैं। क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पे सिर्फ दो ही बॉक्स टिक होंगे, नॉन ही है उसके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। एक तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, और दूसरी है इसके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है इसके पास। कंट्रोल ओवर पुलिस आते हैं। कंट्रोल ओवर पुलिस नहीं, वो तो कंप्लीटली उसका पार्ट है सरकार का, गवर्नमेंट। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर सकते हो तुम वहां पे। समझो जरा, एक चीज समझो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं कंट्रोल करता है, वो भी सेंटर से ही होता है। एक चीज समझो यहां पे, देखो, प्रेसिडेंट की सारी पावर्स एंजॉयड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दिस वाज गिवन इन अंडर आर्टिकल 74 में क्या दिया हुआ है? प्रेसिडेंट जो कुछ करेगा सब कुछ किससे पूछ के करेगा? यस, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिशन तो कुछ है ही नहीं। डिस्क्रिशन का मतलब होता है वैवेकीय शक्ति, विवेक से लेने वाला डिसीजन। खुद अपने दिमाग से तो कुछ लेगा ही नहीं डिसीजन। फिर ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहां पे एक चीज समझो जरा, प्रेसिडेंट के पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो आता है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या होता है? जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। सारी जो पावर्स हमने तुम्हें सिखाई है प्रेसिडेंट में, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, कोई भी मेजोरिटी में नहीं है, मेजोरिटी में पार्टी ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसकी मानेगा फिर? तब प्रेसिडेंट खुद का करेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ही नहीं, क्या डिस्क्रिशन क्या लेना है यहां पे। तो इसको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। इस समय पे प्रेसिडेंट करता क्या है कि किसी भी पार्टी के व्यक्ति को क्या बना देगा? पीएम, सीएम क्यों बनाएगा, है ना। और इसके नीचे आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और हर पार्टी को, अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं, तो हर पार्टी को क्या दे देगा? 1 मंथ का क्या दे देगा? टाइम पीरियड, कि अपनी जो है मेजोरिटी प्रूफ करो। नहीं करोगे तो 1 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये 1 महीने तक डिस्क्रिशन चलेगा प्रेसिडेंट का। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं समझ में आई मेरी बात? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हैज नॉट मेंशन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। रूल बुक, इसीलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट। समझ गए बात को? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन किसके पास भी है? गवर्नर के पास भी है। यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट इक्वल हुए पावर में फिर। और गवर्नर की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन डिस्क्रिशंस भी हैं गवर्नर के पास, जो प्रेसिडेंट के पास। दैट्स व्हाई गवर्नर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट।
सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दिया हुआ है आर्टिकल 201 में। क्या है 201 में? हाँ गवर्नर क्या कर सकता है? अरे वो तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है। गवर्नर के पास जो बिल आएगा वो किसके लिए रिजर्व कर सकता है गवर्नर? फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। ये क्या हुआ, कैसी पावर हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111 असेंट देता है, असेंट ऑन बिल्स। कौन करता है ये? प्रेसिडेंट। असेंट ऑन बिल्स ये कौन करता है? प्रेसिडेंट। वाइल अंडर आर्टिकल 200 यही सेम पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। लेकिन गवर्नर का 200 के बाद एक और आर्टिकल आ जाता है 201। अब ये अगर कोई बिल आया है पास होके असेंबली से, उसको अपना तो देखेगा ही, साथ में किसके लिए रिजर्व कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए। दिस वॉज गिवन इन आर्टिकल 201। समझ गए बात को? और कोई दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पास पावर हो, जिससे हिल जाए स्टेट गवर्नमेंट? ये पास करके किसने दिया? स्टेट गवर्नमेंट ने। देखो गवर्नर ने बैंड बजा दिया उसका। कोई दूसरा? अंडर आर्टिकल 356 गवर्नर की रिपोर्ट पे स्टेट में क्या लग सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल। क्या अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसके पास? अब वो उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से थोड़ी ना पूछना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ये। किसी भी राज्य की सीमाएं बढ़ा देगा। राज्य की सीमा कैसे बढ़ा सकता है? वो तो सीमा कम छोटी जैसे नहीं, लैंग्वेज का तो कुछ है। हाँ लैंग्वेज का, लैंग्वेज का स्टेट की बाउंड्री छोटी बड़ी सेंटर कर सकता है पार्लियामेंट। लेकिन अगर उस राज्य की जनता गवर्नर के पास रिटन में लेके जाती है कि हमारे स्टेट की ये लैंग्वेज भी स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए, तो गवर्नर कर देगा। तो ये ऑर्डर नहीं करेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे चलें। लिख लो जल्दी से। क्या कह रहे हो? 356 में गवर्नर रिपोर्ट बना के देगा प्रेसिडेंट को कि हमारे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा देगा, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हो, लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्रेसिडेंट्स रूल। आज तुम लोगों की एक क्लास ऑनलाइन ले लेंगे हम, है ना? 8 to 9 अब तो ले ही सकते हो, ठीक है, पॉलिटी की ना?
किसी स्टेट हम्म। वो गवर्नर ही इस स्टेट यूज करता है। हाँ, गवर्नर की रिपोर्ट के बिना प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है इमरजेंसी लगा दे। गवर्नर रिपोर्ट नहीं बनाएगा, प्रेसिडेंट नहीं लगाएगा, लगा ही नहीं सकता। असेंट ऑन विल्स का मतलब होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया तो अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसके साइन के लिए, इसे ही बोलते हैं असेंट ऑन विल्स। अब गवर्नर प्रेसिडेंट के पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो असेंट दे दे या असेंट ना दे। ना दे इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अगर टच ही ना करे बिल को इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और अगर बिल को एक बार रिकंसिडर तो दोबारा सेम हो के आता है तो उसको पास हाँ, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। वो प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई इसको देख लो जरा, इसमें क्या गलतियां हैं, ये मिस्टेक्स हैं, सजेशंस देगा। तीन तरह की वीटो पावर होती है और चार ऑप्शन होते हैं। वीटो तीन ही है, ऑप्शन चार है प्रेसिडेंट के पास। असेंट कर ही रहा है वो वीटो नहीं है, सस्पेंसिव और एब्सोल्यूट। क्वालिफाइड इंडिया में यूज नहीं होती, क्वालिफाइड इज यूज्ड इन यूएसए। जो क्वेश्चन दे दो उसमें तो आ जाता है। अच्छा, अरे तो सब सीख। Say no. हाँ, वीटो मीन से नो, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मना करना, से नो। वो मैं पढ़ लेंगी बड़े वर्ड्स। चले आगे, ठीक है। सेंट्रल जो इमरजेंसी बोल होती है तो प्रेस वो होल्ड कर सकते हैं, नो टाइम लिमिट। हाँ, एब्सोल्यूट वीटो होल्ड कर सकते हैं, नो टाइम लिमिट। होल्ड क्या मतलब है उसका, खत्म हो गया एब्सोल्यूट में, तो रिजेक्ट कर दिया। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसका नाम होता है नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में, तो उसमें रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मांगी जाती है। कैबिनेट की विदाउट रिटन रिकमेंडेशन के पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते। 1975 में तब ये ओरल था कि कैबिनेट की ओरल रिकमेंडेशन पे लगा सकते हो। फिर इंदिरा गांधी ने उसका मिसयूज किया, अकेले जाके प्रेसिडेंट साइन करा के लगा दिया, है ना। तो फिर वहीं पे चेंज कर दिया 44th अमेंडमेंट से 1978 में, ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट, कैबिनेट वर्ड। समझ गए बात को? 38th अमेंडमेंट में यह था कि एक इमरजेंसी पे दूसरी इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, यानी एक इमरजेंसी के ऊपर दूसरी इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी को लेके है, यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल भी लग सकती है। यस, इंटरनल सिक्योरिटी पे लेके है और उसी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ वॉर भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है। कोई सी भी लग सकती है। इंदिरा गांधी ने अपने लिए किया था, 38th अमेंडमेंट 1975 में ही हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी को जो 1971 में इमरजेंसी लगी थी उसी के ऊपर आर्म्ड रिवेलियन के आधार पे इमरजेंसी लगानी थी, सॉरी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे लगानी थी। अब तो वो आर्म्ड रिवेलियन हो गया है वर्ड, समझ गए? तो इसलिए वो 38th अमेंडमेंट लेके आएंगे। ओके, सबसे पहले आर्टिकल 154 हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? गवर्नर। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। पहले तो ये आर्टिकल, ठीक है। फिर आर्टिकल 164 164 क्या कहता है? 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन स्टेट, है ना। अब अगर मैं आपको याद कराऊं, जरा ध्यान से देखेंगे, हम 163, 164 और 165 एक ही ऑर्डर में लिख लें तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। 163 में जो वहां पे 74 था, 75 था और 76 था, सेम यही है। 75 में क्या था? अटॉर्नी जनरल, और 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बताया हुआ है। 175 में क्या था?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, था या नहीं था? ऐसा ही ये सभी अपॉइंट किए जाते थे प्रेसिडेंट द्वारा, और 164 में सेम यही प्रोविजन है ना? 163 में जो था, 74 में क्या था? प्रेसिडेंट वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा, यहां पे गवर्नर वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा, लेकिन कुछ डिसीजन बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ले सकता है, जैसे 201356, है ना? तो ये पावर उसके पास नहीं है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास नहीं है ये पावर, तो इसका मतलब गवर्नर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। गवर्नर इज ऑलवेज मत, वो तो ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर प्रेसिडेंट, तो वो तो अलग एक स्टेट ऑफ रूलिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, लेवल बढ़ गया। तो प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल हो गया इससे? नहीं, हम इसको ऐसे एक एंटिटी रख के देखो ना, एक स्टेट की एंटिटी है और एक सेंटर की एंटिटी है ना? तो स्टेट के पास नंबर ऑफ चीजें करने के लिए ज्यादा है, बिना पूछे भी करने के लिए ज्यादा है, लेकिन यूनियन एंटिटी पे नहीं है पावर ज्यादा, बिना पूछे कुछ नहीं करे। तो इसका मतलब है ये ज्यादा पावरफुल हुआ ना। इवन ये स्टेट और यूनियन की बात तो ठीक है, तुम कह रहे हो कि स्टेट से जाएगा तो यूनियन में, तो पावरफुल तो ज्यादा यूनियन हुआ नहीं। इन दोनों के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं ऑप्शंस किसके पास ज्यादा है, तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूं गवर्नर इज मोर पावरफुल। यस, क्योंकि उसके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दोनों है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पता है इसके बारे में सब कुछ? नहीं पता है? अरे जो अटॉर्नी जनरल था वही तो है। हाँ, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखने वाला कोई भी व्यक्ति एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। और ये क्या करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स पे राय देगा। स्टेट गवर्नमेंट को सरकारी लॉयर है ये स्टेट में, एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है और अटॉर्नी जनरल यूनियन में होता है। गवर्नमेंट का लॉयर है ये, एडवोकेट जनरल भी गवर्नमेंट का लॉयर होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? चलिए आगे, कोई डाउट यहां तक? हाँ भाई, अगले लिख लो 167 आर्टिकल। 167 लिख लो। 167 इज फॉर 78। क्या था 78 में? 78 में सर बताओ। फंक्शन डिस्चार्ज 78 में क्या था? PM is communicator or mediator between PM duty to bridge between council of ministers and president. वही 167 है यहाँ पे। CM हो जाएगा। असेंबली और नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी है। Is a bridge between council of ministers and governor. गवर्नर। वो तो गवर्नमेंट बिजनेस है 77। अब एक हेडिंग डाल लो छोटी सी, अपॉइंटमेंट्स बाई गवर्नर। अपॉइंटमेंट्स बाई गवर्नर। अपॉइंटमेंट्स बाई गवर्नर, सबसे पहला लिखो डिस्ट्रिक्ट जजेस।
एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाई कोर्ट के जज नहीं, याद रखना डिस्ट्रिक्ट जजेस। और डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, जस्टिस नहीं बोलते हैं। जस्टिस सिर्फ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, सेकंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इन स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगला लिखोगे, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बीसी यही अपॉइंट करता है। वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये खुद चांसलर होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है ये। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? बताओ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। वाइस चांसलर जो है आपका अपॉइंट होता है। कहीं भी चांसलर नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में, आपको बीसी मिलेगा सिर्फ, है आपकी यूनिवर्सिटी में। जो वाइस प्रेसिडेंट है हम्म, वो सेंट्रल वाली सारी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है और गवर्नर होता है सारी। हाँ हाँ, डीयू का, हाँ हाँ, डीयू सेंट्रल है, उसका है, जामिया का है, सबका है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है, बताया था, लिख लो। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू सारी। तुमने देखा है कॉन्वोकेशन सेरेमनी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट पहुंचता है, यही रीजन है उसका। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। Chairman and members of State Public Service Commission. Chairman and members of State Chairman and members of State Public Service Commission. तुम घर में सबको सिखा दोगी वो हिस्ट्री, है? पापा ने बेटे होते हैं, जब बर्थडे होती है ना, वो बैठ जाते हैं आपके साथ। बढ़िया है। वो भी शांति से अपना ऑफिस का काम करते हैं। नोट, एक नोट करके लिखो, यहीं पे खत्म होता है अपॉइंटमेंट्स। नोट करके लिखो, गवर्नर गिव्स सजेशंस टू प्रेसिडेंट, गवर्नर गिव्स सजेशंस टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग, गवर्नर गिव्स सजेशंस टू प्रेसिडेंट regarding appointments of high court judges, regarding appointments of high court judges। appointments of high court judges, ठीक है। अच्छा यार, एक वो रह गया है, आपको पता है हाउ मेनी हाउसेज आर देयर एट स्टेट लेवल? तो हाँ, 2 होते हैं, लेकिन जो चॉइस ऑप्शनल हाउस है, सब में, वो तो कंपलसरी हाउस है ना। तो इसमें 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो ये वाला पॉइंट लिख लो एक बार। ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी क्यों होगी? अपॉइंटमेंट में ही लिख लो ये। ये जो सरकार जिन जिन के नाम रखती है वो यही होते हैं, डिस्क्रिशनरी नहीं है ये भी, है ना। इसमें लिख लो, अंडर आर्टिकल 171 है 1/6 मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ, अंडर आर्टिकल 171 1/6 member in legislative council are appointed by governor, in legislative council are appointed by governor on the basis of, yes, article 171, on the basis of art, literature, science, हाँ जो, हाँ मतलब आर्ट, हाँ क्लास, हाँ
स्टेट के लिए क्लास है और उसके लिए लास्ट अच्छा अच्छा, क्लास बन जाएगा इसका, है ना? कोऑपरेटिव मूवमेंट है। लिटरेचर क्लास नहीं, अरे हटाओ, वो ट्रिक है। लिटरेचर, आर्ट लिटरेचर अभी बाद में लिख लेना उसको। सोशल साइंस कहाँ से आ गई? सोशल, सोशल सर्विस, सोशल वर्क लिख लो। हाँ, आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल वर्क एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, समझ के बात को? क्लियर है? चलिए, इतना लिख लिया। अब हम लिखेंगे, ये थी अभी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर की आ गई। कहाँ लिखे हैं 26 में? अच्छा, अरे वो हिस्ट्री वाली क्लास नहीं रिकॉर्ड की है ना? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। तुम हमको फेमस करना चाहते हो? हाँ, लेजिस्लेटिव पावर में पहली पावर अंडर आर्टिकल 174 याद रखनी है तुमको। 174 ध्यान आया? जो काम प्रेसिडेंट करता था अंडर आर्टिकल 85, क्या करता था? 3 काम करता था प्रेसिडेंट, बताओ। वो 86 एंड 87 है। तो बोलो फिर 85 में क्या करता था? पहले तो हाउस को समन करता था, हाउसेस को प्रोरोग करता था, और साथ में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व करता था। ये काम तीनों कौन करता था? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 85। यही तीनों काम अंडर आर्टिकल 174 गवर्नर करेगा, लिख लो। और यहां पे भी लिखा है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और याद हो रहा है? रिलेट कर पा रहे हो उससे? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। जो 80 दोनों हाउस को सम्मन करेगा, दोनों को यही करेगा। अच्छा, एडजर्न कौन करता है हाउस को? ऑफिसर ऑफ द हाउस। व्हाट डू यू मीन बाय एडजर्न साइने डाई? जिसमें टाइम ना बताया जाए, ऐसा एडजर्नमेंट। यस, अच्छा, डिजॉल्व सिर्फ कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये लोकसभा को कर सकता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है। यस, किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। हाँ, अच्छा, अबॉलिश नहीं हो सकती, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश हो सकती है। अभी 169 अभी बताएंगे, हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इतना तुम रिलेट कर पाए हो। अब बताओ, क्या 86 और 87 नहीं बताए थे हम? 86 में बताए थे स्पेशल एड्रेस। 87 में स्पेशल एड्रेस। हाँ, 86 में एड्रेस था, सॉरी माय बैड। एड्रेस 87 में स्पेशल एड्रेस बताया था। एक तो न्यू ईयर और एक फर्स्ट ऑफ एवरी आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ये स्पेशल एड्रेस हो गया, ये कभी भी हो गया। इसमें एक और चीज बताई थी, कोई भी एसएमएस सेंड कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। अब ये जो 86 था, 85 के बगल में ही लगा हुआ है, इसके बाद 87 है, तो इसके लिए 175 ये हो गया, 176 ये हो गया। रिलेट करके लिखो। इसलिए हमने कहा था यूनियन अच्छे से पढ़ना, फिर हम ऐसे ही भगाएंगे, जाहिर सी बात है। इसमें तो तुम भी थे महाराज। हाँ, इसमें तो थे आप भी। बाकी जो नहीं हुआ है उसका पढ़ा हुआ भी है।
ऑनलाइन। 2x पे करके देख लो आराम से। आपको पता चलेगा, मैं 2x पे देखता हूँ। नहीं, वो 2x पे ही सही है, क्योंकि उसमें हंसी थोड़ा मजाक आराम से चलता है, आराम आराम चलता है ना वो। सर इस बार में बन जाएगा, 3x पे देखना पड़ेगा। 3x पे देखना पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ी थी क्लास में, उसको वापस देखने की जरूरत है, बस रिवीजन करना। अगर करोगे? रिवीजन के लिए देख ले। तब तो बढ़िया है। ये एसएमएस मतलब एसएमएस टेक्स्ट लेमन लैंग्वेज में लिख दिया हमने। बताओ एसएमएस की फुल फॉर्म। शॉर्ट मैसेज सर्विस। सर ये मैं काम करता हूँ। टेक्स्ट लिख दो यहाँ। अरे मैसेज लिख दो यार तुम लोग। मैसेज भेज सकता है प्रेसिडेंट हाउसेस के लिए। ये आर्टिकल में मेंशन था इसी में 86 में, 2 चीजें मेंशन थी, एड्रेस और मैसेज। और ऐसे कैसे? एस ए स्पेशल एड्रेस। इनके भी हमारी तरह WhatsApp ग्रुप्स होते हैं। किनके? नहीं, इनका वेबसाइट होती है, इनकी वेबसाइट पे डलता है सब कुछ। सर वो पुलिस चिपकाने के लोगों की एक बात में अंदर आए पड़ता है। हाँ, नहीं वेबसाइट पे भी निकलता है सर्कुलर। संसद टीवी वेबसाइट है। इतनी ना पढ़ लेगी वो भी। चले आगे। अब गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है असेंट देता था? 200 है ना। और प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर? 111। और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बजट पेश कराए हाउस में 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस बोलते थे इसको, ध्यान है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा एक्सप्लेन किया था क्लास में हमने अच्छे से, है ना। ऐसे ही जस्ट इसके बाद 201 हो नहीं सकता, क्योंकि 201 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ बिल, है ना। तो फिर अब बजट के लिए कौन सा ऑप्शन बचा? 202। तो अब 202 देगा। 202 में गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में बजट को यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कराए? टेबल कराए। रिजर्वेशन ऑफ बिल, गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल टू प्रेसिडेंट। सर नॉर्मल वाले की नहीं तो आएगा कुछ ना होगा, वही ये गलत है। कैसे कर सकते हैं? 202 में 202 है वो आपका। हाँ, स्टेट में बजट कौन पेश कराएगा? गवर्नर। हो गया। अभी कहाँ? 10-15 मिनट में छोड़ देंगे उनको, टेंशन नहीं कर लो आज। हो गया। 112 एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे अभी बजट आया ना कल, आज 2 फरवरी है ना, कल ही तो आया बजट। एक हम क्लिप देख रहे थे, उसमें एक 2 अलग अलग पार्टी के आए होंगे लोग। उसने पूछा बजट को हिंदी में क्या कहते हैं? अब सामने वाला सोचने लगा यार सच में क्या कहते हैं, पता ही नहीं। बजट वर्ड इंग्लिश है ही नहीं और उसकी हिंदी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज किया गया है इसका वर्ड? एनुअल। इसको बोलते हैं हिंदी में, उसको हिंदी में बोलना है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। देखा, इनको प्रवक्ता अब हमें बना देना चाहिए। वार्षिक माने एनुअली, वित्तीय माने फाइनेंशियल, विवरण यानी स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इनको हमें बना देना चाहिए अब प्रवक्ता, है ना। बैंड बजा देंगे हम, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो वो कहेंगे यार मुझे हिंदी में भी आता है, हिंदी में बहुत टफ है। अब आ जाओ 213। जो काम 123 के अंतर्गत कौन करता था? क्या बताओ 123 में क्या था? अरे नहीं यार, 123 में ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वही 213 में किसके पास है ये पावर? गवर्नर के पास।
अच्छा, गवर्नर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता क्या था ये सब पता है? बताएं, एक्सप्लेन करें। बताया था आपने। देखो बता देते हैं, सुनो। जैसे कि मान लो बहुत जरूरत पड़ी स्टेट में अभी किसी लॉ की, सुनो ध्यान से, एक कानून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, लेकिन अभी असेंबली और काउंसिल नहीं है, असेंबली और काउंसिल अभी नहीं है, तो कानून बनेगा कैसे? पॉसिबल है कानून बनना? क्योंकि वो हाउस ही नहीं है, तो कहां से बन जाएगा? तो प्रेसिडेंट के पास होगा क्या? हाँ अब होगा क्या? प्रेसिडेंट एक कानून को लॉ बना के लागू कर देगा, इसे बोलेंगे हम क्या? ऑर्डिनेंस। समझ रहे हैं? ऑर्डिनेंस बना के क्या कर देगा प्रेसिडेंट? लागू कर देगा। अब हाँ, अब क्या होगा? अब इस ऑर्डिनेंस को पावर तो वही होगी जो किसके पास होती है? लॉ के पास। लेकिन टाइम में क्या होगा? ये टेम्परेरी, क्योंकि जब दोबारा से हाउस बैठेंगे आगे, तो इन्हें विद इन 6 मंथ्स ये ऑर्डिनेंस पास करना होता है, सॉरी विद इन 6 वीक्स। चलिए तो हुआ ना, 6 महीना तो बहुत ज्यादा। इमरजेंसी के टाइम में देगा ये वाली पावर। इमरजेंसी के टाइम पे हाँ, जब कोई ये लगा दी इमरजेंसी 6 महीने तक जो कुछ इमरजेंसी तो बनाए हैं, हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है तो अरे ये कभी भी आ सकता है, सरकार ज्यादातर इसका प्रयोग करती है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आती है, जैसे किसान कानून आए थे, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आई थी, फिर कहा आप रखेंगे बाद में। सिर्फ 6 वीक्स होता है कि 6+6 होता है? सुनो तो मेरी बात पूरी, तुम लोग लेके उड़ जाते हो एकदम। सुनो तो दोनों हाउस बैठेंगे, जैसे मान लो असेंबली बैठ गई, काउंसिल नहीं बैठा, तो जिस दिन काउंसिल बैठेगा उस दिन से 6 वीक टाइम शुरू होगा सेकेंड हाउस की सिटिंग से। और ये जो हाउसेस हैं ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लीव पे रह सकते हैं? 6 मंथ्स। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ऑर्डिनेंस के सर्वाइवल का? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स मैक्सिमम रह सकते हैं। मिनिमम लिखा, उसे सही करो, मैक्सिमम 6 महीने ही लीव पे रह सकते हैं। ये आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, हाउस कैन बी ऑन लीव फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स यूनियन के लिए, और जो यूनियन के लिए 85 में है वही 174 स्टेट के लिए। इसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है, वो एज में है। सब कुछ ऊपर नीचे कर देना, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? इसकी पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? 162, 161, 161 है ना। कितनी थी प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर? 5। गवर्नर के पास भी कितनी है? 5। अच्छा, ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? सिर्फ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, समझ रहे हैं। और अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू करना है तो किससे पूछना पड़ेगा इसको? प्रेसिडेंट से। चीजें क्लियर हैं आपको? मोर और लेस। अरे सिंपल है, वही लॉजिक लगेगा हर जगह। अब अगर इसको पार्डन करना है अंडर आर्टिकल 161 तो कौन से लॉज पे कर सकता है? स्टेट लॉज पे पार्डन कर सकता है। वहीं पे अगर कंकरेंट पे करेगा तो परमिशन लेगा। वहीं प्रेसिडेंट दोनों पे कर सकता है, कंकरेंट पे भी और यूनियन पे भी, स्टेट पे नहीं कर सकता। इसके पास मार्शल कोर्ट के अंतर्गत जो भी पनिशमेंट मिला है वो पार्डन करने की, और डेथ सेंटेंस भी पार्डन करने की इसके पास पावर नहीं है। दो चीजें ये प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव है। हाँ, वो 5 सेम है। वो है टाइप्स ऑफ पार्डन्स, है ना, वो अलग अलग तरीके से ही तो क्षमा किया जा रहा है, बस, है ना। क्लियर है? अब एमएलए या एमएलसी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालीफाई होता है, तो अंडर आर्टिकल 192 उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कौन करेगा? गवर्नर। लेकिन ये काम गवर्नर खुद अपने मन से नहीं कर सकता, किससे लेगा राय? सीएम और काउंसिल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एमएलएज एंड एमएलसीज
कैन बी डन बाई इलेक्शन कमीशन। और प्रेसिडेंट इसमें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, वही करेगा। प्रेसिडेंट भी करता है एमपी को, गवर्नर करता है एमएलए एमएलसी को, प्रेसिडेंट के आर्टिकल प्रेसिडेंट करता है 106 से, नहीं 103 से, 106 से नहीं, 106 है सैलरीज ऑफ एमपीज, 105 है प्रिविलेजेस एंड राइट्स ऑफ एमपीज। शेड्यूल में है, वही हमने समझाया था तुमको, लेकिन सैलरी मिलेगी ये लिखा कहां है आर्टिकल में, लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी ये कहां लिखा था शेड्यूल में। लेकिन अब शेड्यूल वाली सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि शेड्यूल में कितनी है 6000, अब 6000 थोड़ी ना मिलेगी। अब उसके लिए क्या बन गया एक्ट। सारी चीजें हमने उस दिन रिलेट कराई थी आपको। शेड्यूल 2 में सैलरी वो वाली दी गई है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कितनी मिलेगी किसको, लेकिन अब थोड़ी ना मिल सकती है उतनी। शेड्यूल में अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते क्या? शेड्यूल में अमेंडमेंट ला सकते हैं, तो इससे अच्छा एक्ट बना देंगे ना, क्योंकि अंडर प्रोविजन, अंडर आर्टिकल 106 उनको राइट मिला हुआ है ना पार्लियामेंट को कि वो एक्ट बना के सैलरी कम या ज्यादा कर सकती है, तो वो वैसे करेगी ना। नहीं समझ में आई बात मेरी? क्लियर है? आज इतना ही रखें, रिवीजन कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अरे रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर में 4 आर्टिकल्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। 168 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की परिभाषा। अच्छा, वहां पे पार्लियामेंट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी थी? 79 और 80 में क्या दिया था? यस, और 81 में लोकसभा, इसमें पार्लियामेंट। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर इसमें है, लेकिन यहां पे एक आर्टिकल आपको ज्यादा दिख रहा है, यहां पे है ना 169 ज्यादा है। अब क्या ज्यादा है समझते हैं। पहले तो 168 में डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में क्या होगा? डेफिनेशन में स्टेट लेजिस्लेचर में एक तो रहेगा गवर्नर, एक रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? ऑप्शनल हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोला गया है अगर आपका स्टेट का साइज बड़ा है, लार्ज है, तो आप 2 हाउस रख सकते हो। बाकी छोटे स्टेट के लिए भी हमने इसको अबॉलिश या बैन नहीं किया है कि आप रख नहीं सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, रख कोई भी सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऑप्शनल हाउस है। अब 169 की बारी आती है, ध्यान से सुनेंगे 169 के बारे में। चलो पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं 169। और देखो 169 में वर्ड दिया गया है क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना या भंग होना। अच्छा, बनेगा कैसे, ये मेरी बात समझिएगा ध्यान से। स्टेट असेंबली, पहले तो इस पे डिसीजन कौन लेगा? स्टेट असेंबली अगर फॉर्मेशन या एबॉलिशन के रेजोल्यूशन को, किसके रेजोल्यूशन को? फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। फॉर्मेशन या एबॉलिशन, यानी अगर किसी स्टेट में है काउंसिल तो वो एबॉलिश करना चाहे, और किसी स्टेट में नहीं है तो वो फॉर्म करना चाहे, तो इसके लिए स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन आएगा और वो वहां पे 2/3 मेजोरिटी से पास होगा स्टेट असेंबली में। 2/3 मेजॉरिटी कैसे? प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होगा। और जब पास हो जाएगा तो फिर ये कहां जाएगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या होगा? पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। और अगर ऐसा हुआ
तो फिर वहां पे स्टेट असेंबली या तो बना दी जाएगी या बनी हुई है तो हटा दी। हाँ, सिंपल मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1 नहीं बनेगी। पार्लियामेंट में अगर पास नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। प्रोविजन था इसमें, हाँ क्या, ऐसा हमारे यहाँ चॉइस रहेगा। ऐसा ही होता है। हाँ, लेजिस्लेटिव गवर्नर को तो ये स्टेट का ऑप्शन वही है ना, उन्होंने किया पार्लियामेंट को ही अटेंड, इनकी चॉइस कहाँ थी? किनकी? तो भी मांग रहे हैं उनसे। हाँ हाँ, तो तुम बार बार उसको बनाओगे, बार बार भंग करोगे तो फिर कैसे होगा? स्टेट को ही अगर हमने सारी पावर दे दी, जैसे स्टेट में ये पास हुआ, फिर पार्लियामेंट में अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अगर हम पार्लियामेंट वाला हटा दें क्लॉज, ठीक है, तो फिर स्टेट क्या करेगी? बार बार बनाएगी, बार बार हटाएगी, तो इससे जो है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी? तो लोग अपने फायदे के लिए बनाएंगे, फिर हटाएंगे, बनाएंगे, फिर हटाएंगे। इसमें खजाना किसका जाएगा? लोगों का। हाँ, सरकार का, लोगों का। ठीक है। अच्छा, तो मतलब 2/3 मेजॉरिटी स्टेट के बाद पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए और तो बना दिया जाएगा। इसके डिसॉल्व होने के लिए, मतलब उसको अबॉलिश करना होता है। हाँ, सेम ही प्रोसीजर है तभी। कैसा मतलब सेम प्रोसीजर? अरे मतलब जैसे क्रिएशन के लिए हमने वो बनाया, रेजोल्यूशन बनाया, फिर 2/3 से स्टेट में पास कराया, फिर पार्लियामेंट से पास कराया, उसके बाद जाके हुआ। हाँ, तो ये सेम एबॉलिशन में भी होगा। यस, सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस दोनों का सेम है। वही वही वही, इसलिए ही हमने रखा है इसको। ठीक है, चलो। हमें ये भूल गया था ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग ही है ना। हाँ वही है। हाँ बोल। किसी स्टेट के पास अगर ये उन्होंने बना लिया, जैसे मान लेते हैं, हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आ जाओ। 6 स्टेट्स के पास काउंसिल है, ठीक है। कौन कौन सा? यूपी, यूपी का पड़ोसी बिहार है, ज्यादा झारखंड तो दूर है यूपी से थोड़ा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी तेलंगाना, टूटा है ना आंध्र प्रदेश से। और कर्नाटका, और कर्नाटका का पड़ोसी महाराष्ट्र। ऐसे याद रख लो, पड़ोसी पड़ोसी करके याद हो जाएगा, है ना। है एक अच्छी ट्रिक याद करने की। अब बताओ, अब आप क्या करें? इन 6 के पास है और किसी के पास नहीं है काउंसिल। जिनके पास एलसी होता है क्या उनको अलग से बजट जाता है? एलसी नहीं, सेंटर से एलसी का बजट क्यों जाएगा यार? देखो, अब किसकी चीज की बात कर रहे हो बजट? तो उनको सैलरी बढ़ गई। विधायक को सैलरी स्टेट देती है, सेंटर क्यों देगी? विधायक राज्य में काम करने वाले हर व्यक्ति को सैलरी स्टेट ही देती है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन को छोड़ के। उस बेसिस पे ज्यादा नहीं मांग सकते हमारे पास ज्यादा। अच्छा, सेंटर का नहीं नहीं नहीं, नो नो। तब तो फिर वो गलत यूज हो जाएगा ना उसका। स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा बोलोगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट असेंबली में फिर दोनों समझे जाएंगे। हाँ, डिसॉल्व हो सकती है, अबॉलिश नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंपलसरी हाउस है ना। हाँ, नहीं नहीं, उधर तो राज्यसभा लोकसभा दोनों कंपलसरी हैं। उधर कैसे आप उसको, नहीं, उधर तो कोई हाउस नहीं एबॉलिश हो सकता। स्टेट सेंटर में डिसॉल्व हो सकती है, और वो भी सिर्फ लोकसभा। यस, चलें आगे, चलिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहां पे याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल ने, जो है आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल ने डेट देखना कब इसने पास करके भेजा है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को भेजा है 2018-18 में कुछ भेजा था वेस्ट बंगाल ने।
मोशन पास करके भेजा था, या रेजोल्यूशन बोल सकते हो, फॉर्मेशन फॉर या क्रिएशन फॉर, हाँ एलसी, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट से पास होके नहीं आया ये। वेस्ट बंगाल ने देखना कब भेजा है। अच्छा, मध्य प्रदेश को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी एमपी को, एक तो इंपॉर्टेंट नोट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है मध्य प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का ऑलरेडी प्रोविजन मिला था, लेकिन गवर्नर ने ऑर्डर इशू नहीं किया, तो आज तक मध्य प्रदेश में बना ही नहीं है। मध्य प्रदेश बिगेस्ट स्टेट था इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान है, मतलब पार्टीशन नहीं, राजस्थान है। तब भी राजस्थान है। मुझे क्या करता है, छोटा से बड़ा रेजोल्यूशन ऑन 6 जुलाई 2021 टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन ऑन 6 जुलाई 2021 2021, ओके, दैट्स व्हाट आई फॉरगॉट। 2021 से ये रेजोल्यूशन पास करके भेजे हैं पार्लियामेंट को, अभी तक पार्लियामेंट ने यस का नोट नहीं दिया इन लोगों को। जिस तरह के उनके वो हैं वो भी आनंद ले रहे हो तुम आजकल, समझ गए बात को? कोई डाउट है यहां तक बताओ भाई? नहीं ना, गुड। पहले काउंसिल समझा है आपको? पहले काउंसिल ही समझा देते हैं ना। चले आगे, चले आगे, ओके। चलिए, अभी हमें आर्टिकल 171 समझना है। अच्छा, 171 में डिफाइंड है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, और वहीं पे 170 में डिफाइंड है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चारों आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा यहां पे हौच पौच हो रहा है कि वहां पे राज्यसभा पहले थी, लेकिन यहां पे काउंसिल सबसे बाद में है। वहां पे लोकसभा बाद में थी, यहां पे असेंबली पहले है, ठीक है? समझ गए? थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना। अच्छा, 171 में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव, structure and composition of legislative council has been defined. ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 70 है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यही डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम, ये तो मैक्सिमम है, इतने सबसे ज्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो 40 मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितना लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना? और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40। 40 से कम किसी काउंसिल में नहीं हो सकते। काउंसिल हैं कितने? 6। सबसे ज्यादा किस काउंसिल में है? बिहार कैसे होगा? यूपी 100 नंबर के साथ सबसे 403 है, पता है? विधायक असेंबली में कितने मेंबर? 403, ठीक है। दूसरे नंबर पे 2 याद रखना, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 78 है काउंसिल में मेंबर्स। हाँ, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है।
और वो भी 1971 की पॉपुलेशन। मिनिमम था वो एक सेकंड महाराज। 12, अब देखो मेरी समझो बात, समझो, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। अब देखो तीनों चीजें एक साथ बता रहे हैं, हम सारी चीजें एक साथ बता रहे हैं तुमको, सारी चीजें एक साथ बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है? 543। राज्यसभा में स्ट्रेंथ कितनी है? 245। सब प्रेजेंट स्ट्रेंथ बता रहे हैं हम, ठीक है। अब सेंटर में जो यूनियन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये कितना होगा? 15% ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ लोकसभा, ठीक है। सब कुछ एक ही जगह लिख लेना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना हो सकता है? 15 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गया मैक्सिमम। फिर मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 12 मेंबर्स, 12 मेंबर से कम नहीं हो सकते। ये सरकार है, मंत्री है ना। अब देखो समझो, एक और बात समझो, अब यहीं पे सारा खेल खत्म कर देते हैं हम। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा? 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? 40 मेंबर्स, 40 मेंबर से कम नहीं होगा। अब यहीं पे मैं असेंबली का भी बता दे रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम हो सकता है 500। विधानसभा मैक्सिमम कितना हो सकता है? विधानसभा 500, और मिनिमम कितना हो सकता है? 60। 60 मेंबर्स ये होंगे मिनिमम। तो सबका मिनिमम मैक्सिमम याद रखो, सब एक साथ लिख दिया इसलिए मैंने। पहले 7 स्टेट्स में हुआ करती थी काउंसिल, जम्मू कश्मीर में भी होती थी। आपको पता है जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया? व्हेन जम्मू कश्मीर बिकम एन यूटी। जम्मू एंड कश्मीर हंसता खेलता एक राज्य था, एक्चुअली में हंसता खेलता तो नहीं था, रोता बिलखता राज्य था ये। हाँ नहीं, अभी की बात कर रहे हैं हम। हाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी थी इसमें, तो रोता बिलखता ही था, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में ब्रेक कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर के पास काउंसिल और असेंबली दोनों हुआ करती थी, लेकिन जब ये यूटी बना तो इसकी काउंसिल अबॉलिश कर दी गई, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई, और लद्दाख को सीधा यूटी विदाउट असेंबली दिया गया, इसको यूटी विद असेंबली। 2019 में तोड़ा गया, 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया, और इसका एक्ट पास हुआ है 31 अगस्त 2019 को। लद्दाख विदाउट एलए यूटी है, जम्मू कश्मीर विद एलए यूटी है। तो विद एलए यूटी कितनी है हमारे पास? विद लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल जो यूटी है वो 8 हैं। 8 में से 3 यूटी हैं जिनके पास एलए है, लेजिस्लेटिव असेंबली। किस किस के पास? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, बस विदाउट यूटी। सेंटर देखता है, हाँ। वहां से सिर्फ लोकसभा के मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं, और किसी चीज के मेंबर इलेक्ट होके नहीं आते हैं। लोकसभा तो पूरे देश में होते हैं लोकसभा के चुनाव। राज्यसभा कैसे आ जाएंगे? राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा के। हाँ हाँ आ सकते हैं, हाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर की सीट्स, हाँ जम्मू कश्मीर की, ठीक है ठीक है, 4 सीट्स है जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में, 4 सीट्स है जम्मू कश्मीर की। हाँ, जिस यूटी के पास एलए होगा उसके राज्यसभा के मेंबर भी जाएंगे। जैसे दिल्ली में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 3, पुडुचेरी में 1, और जम्मू कश्मीर में 4। टोटल यूटी के पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 8।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपके, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा सही, इसको मेमोराइज करना जरूरी है। देयर आर ओनली 8 सीट्स इन राज्यसभा ऑफ यूटीज। जेपी को यूटी को बनाया था। 2019 31 अगस्त, 5 अगस्त को ध्यान नहीं है, 370 हटी थी, 5 अगस्त थी वो। तो याद है। राम मंदिर का फैसला भी 5 अगस्त को आया। क्रांतिकारी काम सारे 5 अगस्त को हुए हैं। चले भैया आगे। चलिए, तो काउंसिल का अब हम इलेक्शन समझाएंगे तो फिर हटाएंगे इसको, ठीक है? या हटा दें, जो बताओगे वही हटा देंगे। अब सुनो मेरी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, है ना? इंडिया में 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट और टोटल इलेक्शन है 8, जिसमें से डायरेक्ट इलेक्शन 4, इनडायरेक्ट इलेक्शन 4। बता दें इनको। देखो, तुम्हारा इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट का अपर हाउस और सेंटर का अपर हाउस। सेंटर का अपर हाउस क्या है? और स्टेट का? ये 2 हो गए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये हो गए इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब बचे कितने? 4 डायरेक्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत एंड म्युनिसिपल, बस हो गए। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 4 डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए, खत्म बात। समझ के बात को? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट होते हैं तो आम आदमी को इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं। अब मेरी बात समझो जरा, इसके इलेक्शंस अलग अलग तरीके से होते हैं। 1/3 members of legislative council are elected by members of legislative assembly। यानी उस राज्य के विधायक जिसको चाहेंगे वो 1/3 उसको इलेक्ट करेंगे। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आराम से आराम से। 1/3 members of legislative council are elected by whom? Local bodies। लोकल बॉडीज में कौन आ जाएगा? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, और भी लोकल बॉडीज होती हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह वगैरह। देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकल बॉडीज। 8 तरह की लोकल बॉडीज होती हैं, है ना? अब आया 1/6 आर नॉमिनेटेड, 1/6 मेंबर्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई, कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। कल ही तो बताए थे ये हम आपको, किस बेसिस पे करता है नॉमिनेट, बताओ? क्लास लो तुम्हारा, वही ट्रिकी लिख देते हैं हम, है ना? सी फॉर
कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल वर्क। अब बचे कितने? क्या 1/12 1/12 बचे? देखो जरा, दिमाग लगाओ, है ना। 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं टीचर्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन के। कौन करते हैं? टीचर्स, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर्स, जिन्होंने मिनिमम कितने साल पढ़ाया हो? 3 साल कम से कम पढ़ाया हो, है ना। अच्छा, 1/12 है तो 12 पढ़ाया होगा, है ना। और 1/12 members are elected by whom? Yes, graduates of the district। और ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम कितने साल की? 3 साल की। वैसे तो होती भी 3 साल की है। तो हो गया सारा, बनाएगा एक बार, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बनाएगा, इनको ऐड करेंगे, बनाएगा, पक्का नहीं आएगा? बनाना चाहिए, आना चाहिए, नहीं तो फिर गलत है कहीं पे। 12 एलसीएम ले लो, 3 4 जा 4 + 4 + 2 + 2 + 1, 4 4 12, 4 4 8, 4 12 1 13 हो गए। कहाँ मिस्टेक हुआ है? सर आपने 1/6 ले लिया, हमें 1/12 लेना चाहिए था, वो आपने ओ यस, 1/6 1/6 कहाँ? 1/6 1/6 एक बार है, आप अपनी कैलकुलेशन देखो सर। ओके, हाँ, ओके ओके, वही मैं सोच रहा हूँ। अब हो गया ना 12, अब बन आ गया। एक तो लाना था हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर काउंसिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर देन दिस। पेपर लीक, पेपर लीक। थंबनेल हम किसी में नहीं डाल रहे हैं, थंबनेल डालेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। अरे टाइम ही नहीं है इतना। सर वो डाल रहे हैं, ये आज अलग सर को किसी ने पूछा, ऐसे बोलने देंगे, पता चला अलग सर टाइम पास कर रहा है। हमारी क्लास में यार बोलेगा आगे बढ़ूंगा। नहीं नहीं, हमारी क्लास में डैश डैश सर आ गए हैं। अब इसमें हम बोलेंगे तो फिर हम इसको कहाँ ढूंढते रहेंगे, कहाँ से काटना है। सौरभ को सामने ले आते हैं कि ये है नाम, मैच हो रहा है तो क्या करें टीचर। बस आ गई वही क्वालिफिकेशंस। बताओ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने के लिए? पहला, भारत के सिटीजन। दूसरी, उम्र मिनिमम नहीं 35 नहीं 30। एज के बारे में कंफ्यूजन है तो एज बताएं तुमको एक अलग से, क्या बता तो चुके हैं वैसे। तो अपर हाउस का 30, लोअर हाउस का 25, है ना। और 35 किस किस का है मिनिमम? आरएस का 30 है, और गवर्नर का खत्म 35। कैप है नहीं, तुमको क्या पता कल को, हाउ मे यू नो। अरे यार बोर्ड कहाँ मिलेंगे यार, वही तो दिक्कत है। सर प्रधान जी, ये बात तो सही कह रहे हो। तब
यहाँ वही तो रहा है कांग्रेस प्रेम की हो। दो ही क्वालिफिकेशन। हाँ, और चाहिए तुमको? अरे नहीं, अगर और है तो तीसरा, उस स्टेट में कहीं ना कहीं वोट होना चाहिए, ठीक है। और अन्य क्वालिफिकेशन मेड बाई पार्लियामेंट। नहीं नहीं, अब इसके लिए पार्लियामेंट एक एक्ट बनाई वो थी। कोई एक्ट पास करे उसकी वजह से। हाँ बताओ कौन सा एक्ट है जिसमें एमपीज की हैं? आरपीए। कौन सा आरपीए? आरपीए भी दो हैं, 50 और 51। 51 दो ही हैं, 50 और 51। 50 में वो सारा इलेक्शंस के लिए था, है ना, इलेक्शन प्रोसेस के लिए बताए थे। ये बताए हैं तुम लोगों को? हाँ तो ठीक। अच्छा, इंडिया में कुल कितने इलेक्शंस होते हैं? 8। अभी बताया। इसमें से सारे सीक्रेट बैलेट होते हैं, 2 को छोड़ के। एक तो राज्यसभा का इलेक्शन, नहीं वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का भी सीक्रेट बैलेट है। एक राज्यसभा का इलेक्शन, एक काउंसिल का इलेक्शन, ये ओपन बैलेट होते हैं अपर हाउसेस के। सिर्फ ये ओपन बैलेट है, बाकी सारे सीक्रेट बैलेट है। 2 ही ओपन बैलेट है सिर्फ। हाँ तो हम इसीलिए जोर दे रहे हैं, तुम समझो अच्छे से। बस 2 ही थी महाराज, और तुमने वो खाने से मना कर दिया। अच्छा हाँ। अरे काढ़ा पता चला है मुझे 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हनीटस? नहीं ये तो अच्छा नहीं नहीं, हनीटस बहुत अच्छा काम करता है। घर का काढ़ा देसी देसी चले कुछ ऐसा रेसिपी मैंने भी है। हाँ? रेसिपी मैंने भी सुनी है, मेरे को डर लग रहा है रेसिपी। अच्छा आगे चलते हैं। तो देसी ऑप्शन है सर, उल्टा दूर है दालचीनी काली। हाँ ये काम करती है। लौंग, इलायची लौंग। हम्म, अब तक वो वाले अपना लाल इलायची कौन सी, छोटी या मोटी? जो सी आपके पास हो दोनों है। टर्म बताना है। एक काम जरूर करना, अगर तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो, अब खाई है तुमने, खाई है, तब तुम डॉक्टर को दिखा लो। बैक्टीरियल बन जाता है। एंटीबायोटिक तुमने खाया, उसके बाद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। खाया है तो उसको पूरा कोर्स करना पड़ता है। आप हाँ उसकी 10 टेबलेट खाओ अभी। वैसे ये नहीं 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 नहीं, 10 सुबह शाम 5 दिन तक। हम डॉक्टर के पास इसी वजह से गए, हम भी यही गलती करते थे। 2 एंटीबायोटिक खा ली, थोड़ा सा राहत मिल गई। उसने कहा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपने खुद बनाया है, क्योंकि बैक्टीरिया को आप आधा मार के छोड़ते हो, फिर जो निकलता है ना बैक्टीरिया, वो स्ट्रॉन्ग निकलता है और फिर वो बैंड बजाता है, समझ रहे हैं। और उसने कहा अगर एंटीबायोटिक कभी भी खाना है तो पूरा कोर्स करना होता है उसका, बीच में नहीं छोड़ना होता है। 1-2 एंटीबायोटिक इज डेंजरस, वो पूरा कोर्स करो या खाओ मत। अच्छा, और हमने 5 दिन का कोर्स किया है, आज 5वां दिन है और हम फिट एंड फाइन है, समझ रहे हो। फिर क्या बात है। अब टर्म देखते हैं। तो काउंसिल का कोई भी टर्म नहीं होता है हाउस का, क्योंकि ये हाउस एक परमानेंट हाउस है। इसको एब्सॉल्व या एबॉलिश तो किया जा सकता है, लेकिन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके मेंबर्स का टर्म है कितना? 6 ईयर्स, सेम एज राज्यसभा। और इसके मेंबर्स हर 2 साल बाद कितने रिटायर हो जाएंगे? 1 बाई 3rd member will got retired after every 2 years. लेजिस्लेटिव काउंसिल का बता रहे हो या असेंबली? सब काउंसिल की चर्चा हो रही है, कोई असेंबली की चर्चा नहीं हो रही है अभी। काउंसिल परमानेंट हाउस होता है। लाइक राज्यसभा कैन बी abolished बट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। हाँ उसमें पीछे लिख भी लेना ये बात। मैंने 2 स्टेटमेंट्स में मिक्स कर दिए। नहीं। कैन बी abolished। यस, पीछे ब्रैकेट में लिख लेना कैन बी abolished बट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड।
चारों तरफ है। ये सर ने तो लिखा नहीं स्टेट में वोट होना चाहिए, उस स्टेट में वोट होना चाहिए उस व्यक्ति का, ठीक है। पहले इसकी जगह था कि स्टेट का वो रेजिडेंस भी होना हो स्टेट रेजिडेंस हो, तो अभी वो हटा दिया है, वोट कर दिया सिर्फ। सर इसका मतलब क्या है? क्या करो भाई? हमने क्वालिफिकेशन में लिखवाया था नो प्रॉफिट। अच्छा नो प्रॉफिट वो ऑफिसर क्या है? अरे कुछ होगा, अब मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तब मैं समझा रहा हूँ कुछ लिखा होगा या फिर देख के बताऊंगा उसको। वो अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। हाँ सर, सारे तुम पॉइंट को मिला दिए हैं, खिचड़ी बना दी है, सही है, बढ़िया बना दिया। काउंसिल खत्म हो गया, असेंबली, असेंबली तो 2 ही मिनट का है सिर्फ। 2 मिनट का 20 मिनट बन जाता है, पता नहीं चलता, पता नहीं, जीरो लग जाता है। नहीं 2 ही मिनट का रहेगा। पीछे वैल्यू होती है। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या बताना है इसमें बताओ? अरे ये सब पता है तुम्हें। देखो MLC जो होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी क्वालिफिकेशंस लिखा दी, वो इलेक्ट कैसे होगा ये बता दिया। अब MLC को अगर रिजाइन देना है तो किसको देगा बताओ? मेरी बात, हाँ अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनोगे अब तुम लोग जो मिक्सअप कर रहे हो ना, ध्यान से एकदम सुनो, फोकस करो। देखो अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उससे नीचे राज्यसभा, उससे नीचे लोकसभा। अब देखो लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर क्या कहलाते हैं? MP। और इन्हीं MP से क्या बनते हैं? मिनिस्टर। जो मिनिस्टर होते हैं वो अपनी पोस्ट का रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन जो MP होते हैं वो अपने ऑफिसर ऑफ द हाउस को देते हैं रिजाइन, लोकसभा वाले स्पीकर को, राज्यसभा वाले चेयरमैन को। अब ऐसा ही कहां है? स्टेट में। स्टेट में सबसे ऊपर गवर्नर है, नीचे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नीचे लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसको बोलेंगे MLC, इसको बोलेंगे MLA, है ना। और इन्हीं में से MLC और MLA में से बनेंगे स्टेट में भी मिनिस्टर। यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा वो गवर्नर को देगा, और MLC चेयरमैन और MLA स्पीकर को। खत्म बात। तो रिजाइन का याद रखो भाई, कौन किसको दे रहा है, अब याद रहेगा। वो सबको गवर्नर दिलवाएगा, और वही प्रोसेस है प्रोटेम स्पीकर वाला। तो रियल में तो गवर्नर दिलवाएगा नहीं, वही है ना, नाम तो सीधा है बस, और डॉक्यूमेंट जो हो रहा है वही एग्जाम में आ रहा है। बस समझ गए। सैलरी कौन डिसाइड करेगा? MLA MLC की? स्टेट खुद करेगा, और खुद ही देगा, और खुद ही देगा। मिनिस्टर्स की स्टेट में सैलरी कौन डिसाइड करेगा? खुद स्टेट। नहीं गवर्नर नहीं, स्टेट। पार्लियामेंट कर रहा था यूनियन में, गवर्नर की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। कल ही बताया था, क्योंकि फिर स्टेट देने में नाम कम कर देगा सैलरी उसकी, क्योंकि वो बंदा तो वहां का है। समझ रहे हो? हाँ समझ गए बात को। तो अगर थोड़ा सा विविड तरीके से सोचोगे, विविडली एक्सप्लिसिटली, तो इजी है आंसर देना। IAS का सैलरी तो वो देता है ना स्टेट, हाँ वो उसका तो जो एक्ट पास होगा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होगा जो, उसमें जितनी सैलरी लिखी होगी, एंड दैट वाज पास्ड बाय सेंटर, तो जितनी सैलरी रखी होगी उतनी देना। समझ गए बात को? तो जो जहां जिसके लिए काम कर रहा है वही तो सैलरी देगा उसको। बस एक ही एक्सेप्शन है, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन का एक्सेप्शन है, वो सेंटर देता है सैलरी, उनको भी स्टेट ही देता है। समझ रहे हैं? नहीं क्लियर हुई बात? हो गई ना? चलें आगे। अब हमें करनी है LA। LA का आर्टिकल कौन सा है?
170। अभी हमने कौन सा किया है? 171। 168 क्या था? 168 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्या आएगा स्टेट लेजिस्लेचर में? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कंपल्सरी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ऑप्शनल होती है। यस। और 169 में क्या था? कि क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस है। 170 हम 171 लिखने जा रहे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, डायरेक्ट वोटिंग। इलेक्शन कैसा होगा इसका? डायरेक्ट। अब क्या ही मैं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट इलेक्शन में, सीधा इलेक्शन होता है 5 साल बाद, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म क्या होता है? 5 इयर्स। 5 इयर्स। हाँ, जनरली वर्ड जरूर लगाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं है असेंबली पूरा 5 साल रहे, बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है। सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, यस और नो? सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, हु कैन डिसॉल्व? लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व बाय whom? गवर्नर। यस। नहीं, सीएम हटेगा तो काउंसिल ऑफ, मेरी बात समझो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होगा। हाँ, हट जाएगा तो फिर गवर्नर के पास। तो अब देखो मेरी बात एक समझना, यहाँ पे तुम लोगों के एक और कंफ्यूजन मैंने पकड़ लिया, इसको देखो, जाने नहीं दिया, सुनो ध्यान से। राज्यसभा और लोकसभा। अब लोकसभा में बैठा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही यहां पे आपका होगा गवर्नर, काउंसिल और एलए में होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब यहां से अगर सरकार गिरती है तो इसका मतलब है क्या लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म? नहीं, ये तो एमएलए रहेंगे ही। हाँ, मिनिस्टर, मंत्री कोई नहीं रहेगा। अब इसमें गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना इज नॉट इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्व होना। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर टाइम देगा कि भाई मेजोरिटी प्रूव करो, 1 महीने का टाइम होगा। अब एमएलए सब है, मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब अगर 1 महीने में नहीं प्रूव कर पाए तो अब असेंबली डिसॉल्व होगी। कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ वही कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, वो अलग चीज है, बता देंगे वो भी अभी। समझ गए इतनी बात को? यानी हाउस का डिसॉल्व होना इज डिफरेंट, गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना इज डिफरेंट। तो मिनिस्टर, अगर सरकार गिरती है, सरकार डिसॉल्व होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हाउस के मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म। अगर एक मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिजाइन करेगा, मान लेते हैं सेंटर का मिनिस्टर है, तो वो एमपी रहेगा या नहीं रहेगा? एमपी रहेगा, मिनिस्टर ही तो हटा। तो सरकार गिरेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना एमपी की मेंबरशिप चलेगी उसकी पार्लियामेंट की, नहीं, वो एमपी रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा। अब मंत्री वो रहेगा जो पार्टी मेजोरिटी को प्रूव करे। अब उसके प्रूव के लिए 1 महीना टाइम दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट डिसॉल्व होना इज डिफरेंट एंड हाउस डिसॉल्व होना इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। अब इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कॉन्फिडेंस मोशन। एक ही कंडीशन होती है सिर्फ, अगर मेजोरिटी 1 महीने तक प्रूव नहीं कर पाई तो ही हाउस डिसॉल्व होगा, और कोई कंडीशन नहीं हाउस डिसॉल्व होने की। वैसे तो 5 साल बाद तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 साल बाद तो सबकी मेंबरशिप खत्म, सरकार भी डिसॉल्व होगी, हाउस भी डिसॉल्व होगा 5 साल बाद, वो तो है ही। लेकिन बीच में 5 साल के, वो क्या होगा? वो तब होगा जब कोई मेजोरिटी प्रूव ही ना कर पाए, यही एक कंडीशन है सिर्फ। हाउस डिसॉल्व होना इज बिग थिंग, पूरे इलेक्शंस दोबारा, फिर से पूरा खर्चा, है ना। और ऐसा नहीं है हुआ नहीं है, हुआ है। लोकसभा भी हुई है डिसॉल्व बीच में, और स्टेट्स में भी हुई है डिसॉल्व। नहीं, वो तो सरकार डिसॉल्व हुई थी, वही डिफरेंस है। अभी अगर किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रिजाइन दे दे तो पूरी सरकार गिर जाएगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है। जैसे मान लो कांग्रेस मेजोरिटी फिर से प्रूव कर दे
तो अब उसी का फिर से बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा और फिर से वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। बट अगर फॉर एग्जांपल जो अभी पार्टी के मिनिस्टर्स थे, जैसे बीजेपी पार्टी फॉर एग्जांपल है कि बीजेपी पार्टी का सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एंड उसने रिजाइन कर दिया, डिसॉल्व हो गई, तो अगर उसी टाइम पीरियड में उसकी बजाय फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने कर दिया उसमें मेजॉरिटी प्रूव, तो मेजर अब कांग्रेस का सीएम बनेगा, अब कांग्रेस का सीएम बनेगा, लेकिन जो सीएम बनेगा वो जो सरकार बनेगी वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बनेगी। वो क्योंकि उन मेंबर्स की मेंबरशिप तो 5 इयर्स ही है ना, फिर तो सारे घर के बाहर जाने हैं, जाहिर सी बात है ना। लॉजिक लगाओ इसमें, क्या दिक्कत है? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? अब ये दो और चीजें हम डिफाइन कर देते हैं आपको। मान लो राहुल गांधी को लगा कि मोदी जी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, राहुल गांधी लेके आ जाएंगे हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन अकेले राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, ऐसा पॉसिबल? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अकेले इंसान को लाने को दे दिया हमने, तो वो अपोजिशन पार्टी वाला कोई रोज लेके आ जाएगा। तो हमने कहा नहीं, कम से कम इस पे 50 लोगों के साइन, तो अकेला इंसान नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता, 50 मेंबर्स लाएंगे। अब बताओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो यानी मेजोरिटी से पास होगा, और मेजोरिटी कितनी होती है उसमें? 50% प्लस। अगर पास हो गया राहुल गांधी का नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को। किसमें कॉन्फिडेंस है? राहुल गांधी में, अपोजिशन में, यानी अब गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 50% प्लस 1 नहीं है। समझे बात को? तो अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो गवर्नमेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, दैट मीन्स गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। अब राहुल गांधी के पास अगर कॉन्फिडेंस है, क्यों है? उनके पास तो कॉन्फिडेंस है ना, 50% प्लस 1 वोट्स हैं, अब वो लेके चले जाएंगे कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारी सरकार बनाओ। अब बीजेपी ने मान लो उससे पहले 2 साल तक रूल किया है, बचे कितने? 3 साल। अब 3 साल कांग्रेस रहेगी। तो समझ गए? अब आ जाओ कॉन्फिडेंस मोशन भी बता देते हैं। हाँ, क्या डाउट है? तो डाउट है तुम्हारा? बिल्कुल कैबिनेट बदलेगा, पीएम भी बदलेगा, कैबिनेट भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। 50 लोग, परसेंट नहीं, लिखाया है ये हमने। पढ़ते नहीं तुम लोग, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी 10 को पेपर होना है, ध्यान रखना, उससे पहले कंप्लीट करना है यूनियन का कंप्लीट। कितनी बार बताएं तुमको? हाँ, नहीं, हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे 10 के बाद। नहीं, बेइज्जती कराने के लिए क्यों बैठे हो? मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम नहीं पढ़ेंगे? तुम कर लो कुछ भी। हाँ ठीक, नहीं नहीं, वो कर लो, समय तक कर लो। गेट कब है तुम्हारा? 7 के बाद कितने दिन? 8, 9, 10। 10 को शाम को होगा, 3 दिन है। हम आगे भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पूरा टाइम देंगे हम। अब कॉन्फिडेंस भी बता देते तुमको। नो कॉन्फिडेंस कभी सरकार ला सकती है? कभी नहीं लाएगी, हमेशा पोजीशन लाएगी। कॉन्फिडेंस क्या करती है? गवर्नमेंट खुद ले आती है। मोदी जी को पता चले कि हमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है हमारे तब, लेकिन ये बहुत रेयर केस है ना? है नहीं है? तो कॉन्फिडेंस मोशन आता ही नहीं है। कौन जो है ट्रांसपेरेंट कराएगा सबके सामने? नहीं, आज तक कोई नहीं लाया। क्यों लाएगा? इंडिया में कोई कंपनी करती क्यों? हाँ नहीं, और क्या, वो दिखाएगा क्यों दुनिया को? अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अंदर ही अंदर देखेगा मामले को, कहां से सही करना है। वो तो पार्लियामेंट में लेके आए तो सब देखेंगे ना। कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसके बाद। कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस मोशन लाना, अपने ऊपर शंका करना, और क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तुमको अब कोई डाउट नहीं होगा नो कॉन्फिडेंस में? अब सब क्लियर है? नहीं नहीं, नो कॉन्फिडेंस ये एनडीए में बहुत कॉमन है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लग गए तो बहुत थोड़ा ही पढ़ना है फिर तो। कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, उसके बाद री-इलेक्शन या फिर 10 ईयर की। कॉन्फिडेंस मोशन हो गया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सरकार जैसे चल रही है बस चलेगी। अगर मोदी जी अभी कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और पास हो जाए वो, यानी मोदी जी 50% +1 से कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा लिए, अब क्या होगा? उनको तो पता ही था कि कॉन्फिडेंस है, तभी तो सरकार बनी थी। 50% +1 है, फिर से 50% +1 है उनके पास, क्या दिक्कत है? बल्ले बल्ले। वो अगर पास नहीं होता तो कॉन्फिडेंस नहीं है मोदी जी के पास, यानी कॉन्फिडेंस पास ना हो तो सरकार गिरेगी, और नो कॉन्फिडेंस पास हो तो सरकार गिरेगी। दोनों में अंतर है। अब ये भी स्टेटमेंट एक दूसरे के लाइन दोनों लिखे जा सकते नो कॉन्फिडेंस पास होने के, कॉन्फिडेंस पास नहीं होगी तो भी हैं। ये दोनों कंडीशन है सरकार गिरने की। लिखोगे क्या? ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। लिख लिया? हाँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आशीष ने पढ़ लिया है ना। आपका लिखा हुआ पढ़ रहा है, हर किसी के नसीब में थोड़ी ना। अच्छा यार, ये रेस में टप्पा है ना। सही बात है। मेरे चक्कर में छोड़ दिया। तो उनके चक्कर में क्यों छोड़? तुम्हारा तो अभी ऑप्शन है, क्या दिक्कत है तुमको? ऑप्शन तो मेरा भी, हाँ, ऑप्शन तो तुम्हारा भी है। हम तो यार ऐसा ही आ रहे हैं अब। है तो नहीं, अगर कुछ आउटपुट क्लियर कर जाओ तब तो जाओ, सही बात है। क्यों हम क्या करना चाहते हैं? मेरे को तो ऐसा बहुत बड़ा मंसूबा आता है कि आपको ना पॉलिटिशियन बनना था। नहीं, हम ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे यहाँ पॉलिटिशियन है, लेकिन नहीं। क्यों? हमने कभी राजनीति, अच्छा, राजनीति इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। राजनीति दिमाग से अलग तरीके से खेली जाती है, वो हमें नहीं आती है। डिफरेंस है, वो हमें नहीं आती है। हम ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं खेल पाते हैं। तुमको हम बताएं पॉलिटिक्स की बात? नहीं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर। अब 0R, क्वेश्चन R, कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सब हम नहीं समझाने वाले, क्योंकि एज इट इज है, कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन एक चीज समझते हैं हम, बिल का प्रोसीजर समझ लेते हैं। अच्छा, स्टेट असेंबली में बिल आ सकता है तो कैसा आ सकता है? बताओ, कितनी तरह के बिल आ सकते हैं स्टेट असेंबली में? एक तो मनी बिल आएगा ही आएगा। देखो एक बात अगर आपको हम बताएं, फाइनेंस बिल जैसा कोई बिल होता ही नहीं है। इसका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसका कोई खुद का नहीं है। फाइनेंस बिल के दो प्रकार होते हैं, या तो फाइनेंस बिल बिकम मनी बिल, या फाइनेंस बिल बिकम ऑर्डिनरी बिल। बताया था ये हमने लास्ट क्लास, आपको समझाया था, ध्यान दो बहुत अच्छे से। पीडीएफ ओपन करके आपने देखा था, सीखा था, समझा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर किया था हमने, है ना? हमने नहीं किया है? छुट्टी में था। ये तो छुट्टी पे ही था। तुमको क्या हिस्ट्री सीखनी है अब? मैंने तुम सीख जाओगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब स्टेट में या तो मनी बिल आता है, या फिर कौन सा बिल आता है? ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट में आ नहीं सकता। पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सीख लेते हैं हम, आ जाओ। तो देखो, इसमें ज्यादा कुछ हलचल वाली बात है नहीं। एक्चुअली में अगर बिल आएगा भी तो कहां आ सकता है? या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल एक ही जगह आ सकता है, ठीक है। अब बिल अगर काउंसिल में आया है
तो काउंसिल के बाद कहां जाएगा? असेंबली में। असेंबली में आया है तो असेंबली के बाद कहां जाएगा? काउंसिल में। ये प्रोसेस वहां भी होता था। तो सिर्फ असेंबली, सीधा गवर्नर के पास, ठीक है। लेकिन अगर बिल असेंबली में आया है, असेंबली में आने के बाद काउंसिल 3 काम करे और डेडलॉक हो जाए, है ना, 3 काम पे डेडलॉक हो सकता है। या तो काउंसिल क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे, बिल को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। या काउंसिल क्या करे? बिल में अमेंडमेंट करे जो कि असेंबली एक्सेप्ट ना करे, है ना, जो कि असेंबली क्या करे? एक्सेप्ट ना करे। या तो रिजेक्ट कर दे काउंसिल, या वो अमेंडमेंट करे जो असेंबली एक्सेप्ट ना करे, या 3 मंथ्स तक कोई भी डिसीजन ना दे, नो एक्शन ऑन द बिल। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो गई? डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस। हो गया नहीं हो गया? डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस हो गया। तो याद रखेंगे, हाउसेस में, स्टेट के डेडलॉक में ज्यादा पावरफुल कौन निकलता है हमेशा? असेंबली। असेंबली असेंबली ने अगर इसने अमेंडमेंट किया और असेंबली मानने को तैयार नहीं है, असेंबली ने रीपास कर दिया, क्या कर दिया असेंबली ने? या इसने रिजेक्ट किया और असेंबली ने क्या कर दिया? रीपास। या इसने 3 महीने तक कोई डिसीजन नहीं लिया, असेंबली ने क्या कर दिया इसके बाद? रीपास। तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। वो अगर 1 महीने में पास करेगा तो, या नहीं करेगा तो भी पास माना जाएगा। यही अंतर है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। यहां कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। क्या बताना है? पहले तुम बताओ क्या बोल रहे हो? तो मनी बिल तो मनी बिल, हाँ तो मनी बिल का तो प्रोसीजर वही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मनी बिल का तो प्रोसीजर वही। फिर से अब फिर से हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, अगर काउंसिल से पास होके आया है और असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा बिल, क्योंकि असेंबली हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर्स इन स्टेट, ठीक है। ठीक है, अगर असेंबली ने पास कर दिया तब तो जाएगा ही सीधा गवर्नर के पास, है ना। अगर काउंसिल ने रिजेक्ट किया तो फिर डेडलॉक हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, है ना। या काउंसिल ने अमेंडमेंट किया, असेंबली ने पास किया, काउंसिल ने अमेंडमेंट किया, लेकिन वो अमेंडमेंट असेंबली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो डेडलॉक हो गया। या फिर काउंसिल ने 3 महीने तक कोई भी एक्शन बिल पे नहीं लिया तो डेडलॉक हो गया। ये तीनों कंडीशन डेडलॉक की लिखी है बिटवीन द 2 हाउसेस, काउंसिल और असेंबली के बीच में। इन तीनों कंडीशंस में अगर बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है, तो अगर पास कर दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फिर बिल के संबंध में 1 महीना होता है, डिस्कशन वोटिंग जो करना है करो। अगर पास नहीं भी करती है काउंसिल तो भी 1 महीने बाद पास मान लिया जाता है। यानी काउंसिल हैज वेरी लीस्ट पावर्स। ऑर्डिनरी बिल का है। मनी बिल में तो काउंसिल के पास पावर ही नहीं होगी, वो 14 दिन वाला वही कहानी राज्यसभा वाली सेम, डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा। यहां पे समझ गए? नहीं समझे बात को? क्लियर हो गया ये प्रोसेस? लिख लो इसको। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई बिल आता है और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन ये तीनों डिसीजन अगर असेंबली ने लिए काउंसिल से आने के बाद तो रिजेक्ट हो जाएगा। अरे 4 शब्द है मैडम। मनी बिल का सेम एज लोकसभा एंड राज्यसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस। बोलेगा कि
हाँ ये मनी बिल है. Defined by speaker. Tabled on the permission of governor. Can be tabled only in Legislative assembly. Goes for council for 14 days only. If passed or not passed, deemed to be passed after 14 days. Can give suggestions, may be accepted or rejected by assembly. सेम प्रोसेस दोनों, कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नर अच्छा उसका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सबका सेम प्रोसेस है. बस यहाँ पे एक ही अंतर है, वहां पे जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो हाउस का मेंबर नहीं होता है. यहाँ पे हाउस का मेंबर ये होता है, क्योंकि वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है. खत्म हो गया, स्टेट मम हो गया. जुडिशरी, हाँ हाँ जुडिशरी करेंगे. चाहिए रेस्ट. अरे तो ठीक है, नहीं जुडिशरी तो करेंगे. चलिए तो आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का दूसरा नया टॉपिक. सो पॉज कर दो, तब तक लिख लो.